दोस्तों, आज की हमारी यह खबर आपको सीधा न्यूयॉर्क ले जाएगी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा चल रही थी। सोचिए, वही जगह जहां दुनिया के हर बड़े देश के प्रतिनिधि अपनी अपनी ताकत का डंका बजाते हैं, जहां हर कोई चाहता है कि उसकी बात पूरी दुनिया सुने और मान भी ले। लेकिन इस बार उस मंच पर जो हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। माहौल इतना गर्म हो गया कि हर डोसा से हालत में और दुनिया के लिए प्रोत्साहन खींचकर डेलीगेट अपनी कुर्सी पर सख्त होकर बैठ गया। और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एंट्री ने कहानी को पूरी तरह पलट दिया। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ खड़ा है तुर्की का प्रतिनिधि जो बार बार वही पुराना कश्मीर का मुद्दा उछाल रहा है, दूसरी तरफ बैठे हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। माहौल तनातनी से भरा हुआ और अचानक सऊदी अरब भी पाकिस्तान की लाइन पकड़कर वही राग अलापने लगता है। दोस्तों, यही वो पल था जिसने भारत को मजबूर किया कि वो अब चुपचाप सुनने वाला नहीं बल्कि सीधा पलटवार करने वाला देश है। और यकीन मानिए, जयशंकर का जवाब ऐसा था कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ बहस तक सीमित नहीं है, यह कहानी उस बड़े टर्निंग पॉइंट की है जहां से भारत की कूटनीति, भारत की दोस्ती और भारत की दुश्मनी की दिशा आने वाले वक्त में तय होगी। यह वही पल है जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब हम पुराने भारत नहीं बल्कि नया भारत है, और इस नए भारत को रोकना किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो प्लीज एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए ये बस एक क्लिक होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। अब आप जानते ही होंगे कि कई सालों से चर्चा चल रही है कि क्या भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में स्थायी सीट मिलेगी या नहीं। हर साल ये मुद्दा उठता है और हर साल कुछ ना कुछ विवाद सामने आ जाता है। लेकिन इस बार आग लगाई खुद यूएन के सबसे बड़े अधिकारी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब वक्त आ गया है 1945 में बने पुराने सिस्टम को बदलने का। सोचिए, वही सिस्टम जो वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, वही सिस्टम जो आज भी सिर्फ 5 देशों को वीटो पावर देता है। क्या यह सिस्टम आज के जमाने में प्रासंगिक है? बिल्कुल नहीं। गुटेरेस ने यहां तक कह दिया कि 2025 तक एक नया सिक्योरिटी काउंसिल बनना चाहिए, उसमें नए सदस्य होने चाहिए, नए नियम होने चाहिए और नई आवाजें होनी चाहिए। और जब उन्होंने ये कहा कि जिन देशों की आवाज आज दुनिया में सबसे ताकतवर है उन्हें वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो पूरा हॉल समझ गया कि इशारा भारत जैसे देशों की तरफ है। यानी साफ है, अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि खुद यूनाइटेड नेशंस का शीर्ष नेतृत्व भी मान चुका है कि अगर दुनिया को निष्पक्ष बनाना है तो भारत को वीटो पावर देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, जब बात आई भारत को स्थायी सीट दिलाने की, तो पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद जग गई। लेकिन कहते हैं ना कि किसी की तरक्की हमेशा किसी न किसी को चुभ जाती है, और इस बार सबसे ज्यादा चुभा तुर्की को। भारत के लिए स्थायी सीट की चर्चा तेज हुई और तुर्की का चेहरा उतर गया, लेकिन सीधा विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। चालाकी है कि यूनाइटेड नेशंस के मंच से फिर वही पुराना कार्ड निकाल दिया, कश्मीर का। सोचिए दोस्तों, पिछले साल तो एर्दोगान चुप थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान को खुश करने के लिए उन्होंने फिर वही गाना गाना शुरू कर दिया। सवाल यह है, तुर्की को आखिर भारत की ताकत क्यों खटक रही है? क्या सिर्फ कश्मीर का मुद्दा है या इसके पीछे कोई और बड़ा डर छुपा है? माहौल गर्म था, हर देश गंभीर चर्चा कर रहा था। तभी तुर्की का प्रतिनिधि खड़ा हुआ और वही पुरानी बातें शुरू कर दी। बोला, भारत अल्पसंख्यकों पर जुल्म करता है, भारत अपने पड़ोसियों से झगड़ता है, भारत अमेरिका और यूरोप की बात नहीं मानता। अब जरा सोचिए, ये बातें कोई सीरियस इशू थी या सिर्फ भारत को रोकने की चाल? असलियत तो यही है कि तुर्की को भारत की बढ़ती ताकत हजम नहीं हो रही और इसलिए पाकिस्तान को खुश करने के लिए कश्मीर का राग अलाप रहा है। लेकिन तुर्की शायद यह भूल गया कि आज का भारत चुपचाप सुनने वाला नहीं है, और तभी माइक उठाते हैं एस जयशंकर। दोस्तों, यहां से कहानी असली रंग पकड़ती है। जयशंकर ने सबसे पहले वही बात कही जिसने हॉल में बैठे हर डेलीगेट को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, जो मुल्क खुद पाकिस्तानी आतंकियों को पालता पोसता है, उसे दूसरों को इंसानियत का लेक्चर देने का कोई हक नहीं। पूरा हॉल शांत, तुर्की का चेहरा उतर गया
और फिर जयशंकर ने दूसरा वार और भी खतरनाक किया। उन्होंने तुर्की को उसकी खुद की कमियां याद दिलाई। बोले, पहले अपने देश में महिलाओं की हालत देखो, वहां उनके अधिकारों का क्या हाल है, ये सबको मालूम है। यानी साफ संदेश, अपने घर को संभालो फिर दूसरों पर उंगली उठाना। और फिर जयशंकर ने वो लाइन मारी जिसने पूरा हॉल सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, अर्मेनियाई, ग्रीक और ईसाई समुदायों के साथ तुर्की ने जो किया था दुनिया भूली नहीं है। यह सुनते ही तुर्की की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, यह था वो पल जब भारत ने सिर्फ तुर्की को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया। लेकिन जयशंकर यही नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा, आपका काम अपने देश की परेशानियों को उठाना है, दूसरों पर कीचड़ फेंकना नहीं। यानी नया भारत अब किसी की बकवास सुनने वाला नहीं बल्कि सीधे पलटवार करने वाला है। यह है भारतीय कूटनीति, तेज, धारदार और निडर। अब दोस्तों, कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि जयशंकर सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अगले 2 दिनों में ही 12 देशों के विदेश मंत्रियों से 1-on-1 मीटिंग्स कर डाली। सोचिए, अमेरिका से लेकर नीदरलैंड्स, सिंगापुर, श्रीलंका और मालदीव तक सबके साथ बातचीत। यानी एक तरफ दुश्मनों को जवाब और दूसरी तरफ दोस्तों का दायरा मजबूत करना। इतना ही नहीं, जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल साउथ के 25 से ज्यादा देशों के साथ 2 बड़ी ग्रुप मीटिंग्स भी की। और यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में यह गिनती 30 से ऊपर जाने वाली थी। यानी साफ है कि दुनिया में भारत की ताकत और पकड़ लगातार बढ़ रही है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकत से बाज नहीं आया और फिर से कश्मीर का राग छेड़ दिया। लेकिन इस बार सबसे बड़ा झटका यह था कि उसके साथ खड़ा था सऊदी अरब, वही देश जिसे भारत हमेशा अपना दोस्त मानता आया है। दरअसल पाकिस्तान ने ओआईसी यानी इस्लामिक देशों के संगठन के तहत एक कॉन्टेक्ट ग्रुप मीटिंग बुलाई, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, नाइजर और सऊदी अरब शामिल थे। और इन पांचों ने मिलकर एक प्रस्ताव पास कर दिया जिसमें कश्मीर में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की गई। अब तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान प्रेम तो सबको पता है, लेकिन इस ग्रुप में सऊदी अरब का नाम देखकर भारत को बड़ा झटका लगा। सोचिए, वही सऊदी अरब जिसने हमेशा भारत को एनर्जी पार्टनर माना, वहीं अब पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, यही है कूटनीति। यहां आज का दोस्त कल विरोधी भी हो सकता है और नया भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अब बात करते हैं अमेरिका की। इस वक्त हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका में हैं और वहां ट्रेड डील को लेकर जोरदार बातचीत कर रहे हैं। खबरें यह कह रही हैं कि इन मुलाकातों ने व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है और अमेरिका को पीयूष गोयल की बातचीत इतनी दमदार लगी कि अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने के संकेत मिलने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल के अंत तक होने वाली क्वाड समिट में ट्रंप भारत आ सकते हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन जयशंकर और अमेरिकी अधिकारियों की लगातार मुलाकातों ने साफ कर दिया है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक बहस या बयानबाजी नहीं था। यह उस नए भारत की झलक थी जिसने दुनिया को यह साबित कर दिया कि अब हम पुराने भारत की तरह चुपचाप आरोप सहने वाले नहीं हैं। अब हम हर मंच पर अपने हितों की रक्षा करने वाले हैं, और वो भी इतने जोरदार तरीके से कि सामने वाला लाख चाहकर भी जवाब न दे पाए। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश चाहे कितनी भी साजिश कर लें, कश्मीर का मुद्दा बार बार उछाल लें या इस्लामिक ब्लॉक में बैठकर भारत को रोकने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भारत दुनिया की राजनीति का केंद्र बन चुका है। आज जयशंकर ने सिर्फ तुर्की को आईना नहीं दिखाया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब ग्लोबल पावर है। भारत वो राष्ट्र है जिसकी आवाज को अब अनदेखा करना नामुमकिन है। और जब खुद यूएन के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ये कह रहे हैं कि दुनिया को नए नेताओं की जरूरत है, तो इसका सबसे बड़ा उम्मीदवार भारत ही है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ दुश्मनों के हमले, दूसरी तरफ दोस्तों का बढ़ता साथ, और इन सबके बीच भारत का संतुलित लेकिन सख्त रुख। यही असली कूटनीति है, यही नया भारत है। ये वही भारत है जो अब अपने दम पर खेल बदल रहा है, नियम तय कर रहा है और आने वाले कल की राजनीति का असली चेहरा बनने जा रहा है। भविष्य में चाहे वीटो पावर की लड़ाई हो, ऊर्जा साझेदारी की हो या फिर ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की, हर जगह भारत का नाम सबसे आगे होगा। और यह सब इसलिए क्योंकि हमने अपने राजनयिक दांव पेंच, अपनी ताकत और अपनी साख से दुनिया को मजबूर कर दिया है कि वो हमें सुने, हमें माने और हमें मान्यता दे। तो साफ है दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। आज का भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला है, सिर्फ बचाव करने वाला नहीं
बल्कि पलटवार करने वाला है, और सिर्फ भीड़ में शामिल होने वाला नहीं बल्कि भीड़ का नेतृत्व करने वाला है। यही है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक, यही है हमारी नई पहचान, और यही है वो कूटनीति जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जय हिंद, जय भारत।